हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 के हिस्ट्री का 6 चैप्टर टाउन ट्रेडर एंड क्राफ्ट पर्सन का पार्ट 2 का हिंदी समरी। आज हम लोग शुरू करेंगे क्राफ्ट्स इन टाउन से आगे का समरी, यानी कि नगरों में शिल्प। बिदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बिदरी पड़ गया। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार या कैक्कोलौर जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा भी दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती थी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इन फिगर 5 में यहाँ पे बताया गया है शॉल का किस तरह से बॉर्डर होता था। आगे देखते हैं अब हम लोग ए क्लोजर लुक हम्पी, मासुलीपट्टनम एंड सूरत, यानी कि हम्पी, मासुलीपट्टनम और सूरत नज़दीकी से इनके बारे में अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। पहला, द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी, यानी कि हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसालों का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में सिर्फ फंसाकर ही उसे गूंथा गया था। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे जिनमें कमल और टोंडों की आकृति वाले मूर्तिकला के नमूने थे। 15वीं-16वीं शताब्दियों के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाज़ारों में मुस्लिम सौदागरों, चेटियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट भी लगा रहता था। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासिया शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। महानवमी पर्व, जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच की खोज निकाला है जहां राजा अपने अतिथियों, जो उनके अतिथि होते थे, उनका स्वागत किया करते थे और अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार भी लिया करते थे। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य एवं संगीत तथा मल्ल युद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता था। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और विदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का भी विनाश हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है ए गेटवे टू द वेस्ट, सूरत, यानी कि सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। सूरत मुगल काल में कैम्बे, जो आज के खमवात, और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना हुआ करते थे। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहां सभी जाति और धर्म के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहां पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने एवं माल गोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में, यानी कि 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है
कि किसी भी एक वक्त पर अलग अलग देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखा जा सकता था। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थीं जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। वहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजन स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थीं। उल्लेखनीय है कि सूरत में जारी की गई हुड्डियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाज़ारों में मान्यता प्राप्त थी। किंतु जो 17वीं शताब्दी थी, इसके अंतिम वर्ष में सूरत का भी अधपतन प्रारंभ हो गया। इसके कई कारण थे। पहला, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादक की हानि। दूसरा, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्ग पर नियंत्रण। और तीसरा, बम्बई जो वर्तमान में मुंबई है उसमें प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण कमर्शियल केंद्र बन चुका है, यानी कि कमर्शियल सेंटर बन चुका है। नेक्स्ट है फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स मासुलीपट्टनम, यानी कि जोखिम भरा दौर मसूलीपट्टनम के लिए एक चुनौती। मासुलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यहाँ अलग अलग प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनवाया था। गोलकुंडा के कुतुब शाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहाँ का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। विभिन्न व्यापारी समूह, जिसमें गोलकुंडा के कुलीन वर्ग, फारसी सौदागरों, तेलुगु कोमटी चेटियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेज़ों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। 1686 और 87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पतन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें। जब कंपनी के व्यापारी बम्बई, कलकत्ता और मद्रास चले गए, तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधपतन हो गया और आज वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ष नगर से अधिक कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स, यानी कि नए नगर और व्यापारी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसाले और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेज़ों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपने वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और विरजी वोरा जैसे कुछ बड़े व्यापारी जो भारतीय व्यापारी में शामिल थे, उन्होंने जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज़ थे उनका मुकाबला किया, किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौ शक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हो गया। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से
अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इससे इन शिल्पों का बहुत ही विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रूप, रंग और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते गए, किंतु इस कला में शिल्पकारों की स्वतंत्रता जो थी वो घटने लगी। शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिनका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था और अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं के मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर है। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। तब ब्लैक यानी कि देसी व्यापारी और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और जो कलकत्ता था उसमें फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठी में अपना आवास बनाया। 18वीं शताब्दी में शिल्पकारों तथा वाणिज्य की जो कहानी है, इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यह था इस चैप्टर का हिंदी समरी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, अंत तक हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।